पाला जी, आप देखिए, और यहाँ पर हमारे दर्शक जो है वो जानना ये चाह रहे हैं कि फेडरल बैंक में धर्मेंद्र सिंह जी हैं, फेडरल बैंक में फ्रेश बाइंग का लेवल क्या होना चाहिए अगर ख़रीदारी करनी हो तो। फेडरल बैंक काफ़ी लोगों को फंडामेंटली काफ़ी अच्छा लग रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पे क्या स्थिति बन रही है और फ्रेश एंट्री के लिए सही लेवल्स क्या होंगे, ये वो जानना चाह रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी अम्बाला जी आपकी? विपुल जी एंड हमारी को पैनलिस्ट को भी सबसे पहले नमस्कार और सभी व्यूअर्स को मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं। देखिए, बैंक्स में अंधाधुंध बाय मत करो। बहुत सारे बैंक, मैंने शुरुआत में ही बोला है कि बैंक सभी ओवरबॉट हुए हैं। जो अंडर वैल्यू है उनको बाय कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरबॉट है उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि जो रिस्क इन्वॉल्व है यानी स्टॉप लॉस लेवल्स जो भी हैं, कंपैरेटिवली जो टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज है उससे कम है। सिमिलरली फेडरल बैंक में भी अभी वही सिचुएशन है। 250-300 रुपए का बैंक आपको मिल रहा है, ये मत समझिए कि सस्ता है। यस, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, सेक्टर से महंगा उतना भी नहीं है महंगा उतना नहीं है, लेकिन बट अभी के हिसाब से अगर मैं ज्यादा से ज्यादा देखूं तो ये 260 के रेंज के आसपास ये भी चल ही रहा है। आज इंट्राडे की बात करें तो लगभग, तो यहाँ से ऊपर के लिए अगर मैं सिर्फ 1-2 हफ्ते की बात करूं तो ऊपर के लिए 270-75 से ज्यादा का रेंज नहीं दिखती। लेकिन अगर मैं डाउन साइड की तरफ जाती हूँ तो कम से कम 235-40 तक तो आराम से आ सकता है। सो सिंपल एक ओपिनियन ये बनती है कि अगर ये पुल बैक में मिले आपको, जाने दीजिए अगर 270 के आसपास जाता है, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, फिर उसके बाद जब आपको 235 से 40 के भाव पर मिले तब आप फ्रेश एंट्री बना सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अदरवाइज फिलहाल ये महंगा पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करो, प्राइस अलर्ट लगाइए 240 से 35 की रेंज में, वहां पर बाई बन सकती है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है फेडरल बैंक को लेकर के, तो इस पे आप लोग रखिए नज़र। लेकिन इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अरुण सर के साथ। अरुण सर, आप सहमत हैं इस बात से? और अभी पीएसयू बैंक्स में जो एक अप मूव देखने को मिला है हाल फिलहाल में, क्या ये रैली आगे आगे कंटिन्यू रहेगी? और आपका कोई पीएसयू बैंक का कोई फेवरेट स्टॉक है क्या जहाँ पे अभी बाइंग की जानी चाहिए? क्योंकि जैसे पीएनबी जैसे शेयर अभी नहीं चले और भी बहुत सारे शेयर, वैसी रैली नहीं रही, तो क्या आपका व्यू क्या है पीएसयू बैंक को लेकर के सर? विपुल जी, एक स्टॉक जो मेरा फेवरेट है जो अभी तक चला नहीं है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। अगेन उसमें भी आज एक आज खबर है सर, गवर्नमेंट का सरकार ऑफलोड हुआ बिक्री, है। हाँ जी। जी विपुल जी, आज गवर्नमेंट ने ऑफलोड करने की बात करी है। 5% का जो ओवरऑल स्टेक है ओएफएस आता हुआ नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र बैंक मुझे लग रहा है ये अच्छा करेगा। सेकंड कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये हमेशा से काफी बार रिकमेंड किया है, सभी ने अच्छा भी किया है। तो विपुल जी 4 ही स्टॉक है, अगेन वही रिपीटेशन रहेगा। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र चला नहीं है तो उस पर जरूर नजर रख के चल सकते हैं। सभी लॉन्ग टर्म बेट्स हैं विपुल जी, और यहाँ से भी स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर अभी कोई करंट लेवल पे किसी को लेना है तो मुझे लग रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छे लेवल के आसपास में। करंट लेवल पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले सकते हैं। ये कैनरा बैंक तो काफ़ी चल चुका है सर, तो क्या अभी भी आपको अच्छा लग रहा है 153 पे भी? विपुल जी अगेन लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में हिकअप्स आ सकते हैं, 4-5% यहाँ वहाँ गिर सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी स्टोरी अभी भी बनी। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे आप लोग रखिए नज़र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी भी वहाँ पर वैसी रैली आई नहीं है। निखत शेख जी हैं हमारी एक दर्शक, वो वेल्सपन लिविंग में जो है जानना चाह रही हैं। अम्बाला मैम, जरा वेल्सपन लिविंग को एक बार जरा चेक कीजिए कि क्या यहाँ पर आपका व्यू यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो आज जो है 3.5-4% टूटा हुआ है 136-137 के आसपास, और इनकी बाइंग तो और ज़्यादा ऊपर की है 243 की। तो ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा लॉस में है निखत जी। अब निखत जी के लिए क्या गुंजाइश बचती है, क्या करना चाहिए निखत जी को? निखत जी, सबसे पहले तो आपको थोड़े और इसको टाइम देना पड़ेगा। अभी 136-37 के पास में है। एवरेज करने के लिए मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर आपके पास है फंड्स और उस फंड को आप आराम से 1 साल तक इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। एवरेज 100% से नहीं करना है, थोड़ा बहुत आप जरूर बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट फ्रेश लॉन्ग्स भी बन सकते हैं। आप इसको आज से 3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर्स का टाइम दीजिए। वेल्सपन लिविंग में एक पॉसिबिलिटीज है कि स्टॉक ये जो पुल बैक आया है एक अपसाइड की मूवमेंट के बाद, तो यहाँ से एक रीबाउंड मुझे लगता है हो जाएगा। मैं टारगेट आपको बताती हूँ, एवरेजिंग कितना करना है वो आप डिसाइड करिएगा। मुझे यहाँ से 180 रुपए तक मिनिमम एक फर्स्ट टारगेट दिखता है, एंड आराम से 195 रुपए तक के टारगेट्स विद इन द ईयर आ सकते हैं, और वो भी चल रहा है 137 के आसपास। तो फ्रेश लॉन्ग के हिसाब से भी ठीक है। थोड़ा बहुत किसी को एड ऑन करना है, ऊंचे भाव पर कोई फंसे हैं तो भी यहाँ पर वो फिलहाल एड ऑन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है 121 121 रुपए का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पर मेंटेन करो, एंड फिलहाल इसमें एक नजरिया अपसाइड का बनता है।
चलिए विपुल जी, हाँ एक अपडेट मैं देना चाहती हूँ। अभी जैसे शो हुआ है, आई मीन जी एक जी। बज के 4 मिनट पर एक टारगेट हुआ है हम्म एक्सो इंडिया, हम्म, जो आप लोगों के साथ भी शेयर किया था मैंने। जी इसका डेट है, ये आई थिंक ये 13 नवंबर को आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर भी दिया गया था, 13 या 14 को दिया गया होगा यहाँ पर। जी तो इसमें 3460 का एक पहला टारगेट था, लगभग 5-6% का हिट हो गया है। ठीक। बट अपडेट ये है कि अगर आप इसको होल्ड करना चाहें तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी ये निकला है। एंड स्टॉप लॉस जो आप चाहें तो ट्रेल कर सकते हैं 3320 पर, जबकि जो बाइंग थी वो 3350 की थी। तो ठीक। ट्रेल करके सेकंड एंड थर्ड टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये अपडेट जो है एक्सो इंडिया को लेकर के निकल के आता हुआ। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं काकीनाडा आंध्र प्रदेश से, कामेश्वरी जी, उनका सवाल आया है अरुण सर, और ये दो सवाल हैं इनके। कह रहे हैं कि क्या अभी मुझे हुडको और जमुना ऑटो, इन दो में क्या मुझे मुनाफा बुक करना चाहिए? इनके सवाल को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। अभी ऑटो इंडस्ट्री को लेकर के सर जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिला है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जमुना ऑटो सर एक महीने के अंदर आज भी 4% भागा हुआ है, एक महीने में 29% की रैली आ गई है। ऑटो इंडस्ट्रीज पे सर हम लोगों ने काफ़ी शोज़ भी किए हैं, टायर कंपनियों पे भी अलग से बात करेंगे। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, अभी क्या करना चाहिए और कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए जमुना ऑटो में? देखिए विपुल जी, 3 से 4 व्यू में आपके सामने रखूंगा। जमुना ऑटो का चार्ट काफी अच्छा है, तो इसको फिलहाल होल्ड करें, पर होल्ड का मतलब ये नहीं है कि इसको आप पोर्टफोलियो में रख के भूल जाएं। 113 रुपए का एक बड़ा रेजिस्टेंस था, उसको स्टॉक ने निकाला है। तो 114 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, जब तक ऊपर जाता है जाने दे। जब भी 114 के नीचे जाता है या जाने की कोशिश करता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। सेकंड विपुल जी, जहां तक ऑटो इंसिलरी की बात है, मुझे लग रहा है जो टायर स्टॉक्स है वो काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बिक्री के नंबर आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है टायर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, खासकर अपोलो और सीएट में। ये दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं। इवन बालकृष्णा टायर्स भी मुझे लग रहा है मोमेंटम में अच्छा नजर आ रहा है। तो टायर स्टॉक्स पर नजर रखें। और एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मदरसन संवर्धन मदरसन सुमी, जो 117 118 के आसपास है। वो स्टॉक भी मुझे लग रहा है उसके रिजल्ट्स अच्छे थे, टेक्निकल ब्रेकआउट भी आया है। तो संवर्धन मदरसन सुमी, इस पे भी जरूर नजर रखिए। चलिए ठीक है सर, एक चीज़ मैं जरा दर्शकों को अपडेट करूँ। अपोलो, सीएट, संवर्धना, मदरसन, ये 3 स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री में, ये बोला है ना सर आपने? बिल्कुल विपुल जी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी इसमें ले बालकृष्ण, सकते हाँ बालकृष्ण इंडस्ट्री छूट गया। ठीक है ये सर, यहाँ पर अगर करंट लेवल पे भी सब में बाय कर सकते हैं ना, मतलब ताकि अपडेट रहे, जो लोग करें बाद में फिर कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल बालकृष्ण 5.25 बिल्कुल जी। बिल्कुल विपुल जी, चारों में से ऐसा नहीं कि चारों बाई कर ले, कोई भी एक स्टॉक ले ले, क्योंकि मोमेंटम जब आएगा जब एक ही साथ सभी पूरे सेक्टर में आता है, तो चारों में से कौन सा भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है एक थोड़ा अगर वक्त देते हैं इन स्टॉक्स को तो काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। चलिए ठीक है, और जो उनका एक सवाल और था हुडको को लेकर के, उस पर आपकी राय? चलिए ठीक है, हुडको पे मैं आगे पूछ लूँगा सर। इसमें मेरा एक मुंजाल ऑटो शेयर है जो कि नहीं चला बिल्कुल इसी सेगमेंट में, उस पर भी चूँकि ताकि पूरा सेगमेंट कवर हो जाएगा। आज 82-83 रुपये का है, लेकिन एक महीने में 10% का करेक्शन रहा है। ये यहाँ पर क्या समस्या है और यहाँ पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, कुछ है क्या? विपुल जी, इसमें ओवरऑल वीकनेस है और कोई स्ट्रेंथ का नजर नहीं आ रहा। वैसे स्टॉक डेली ट्रैकिंग में आता नहीं है। स्टिल जहां तक टेक्निकल्स की बात है, 79 का एक सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बाकी फ्रेश खरीदारी अगर इसमें करनी है तो 86 के ऊपर करनी चाहिए। 86 जो है इसका मिडिल बैंड है बॉलिंगर का, उसके ऊपर निकलता है, देन मोमेंटम आ सकता है। तो फिलहाल जिनके पास अगर है तो 79 का स्टॉप लॉस मेंटेन। ठीक, हमारे एक दर्शक हैं यूज़र YY3 के नाम से, इन्होंने आईडी बनाई हुई है अंबाला मैम। जी शिपिंग को कह रहे हैं कि सर ये जी शिपिंग को रोको प्लीज़। मॉर्निंग में भी 50 कमेंट किए थे, आपने देखा नहीं। मेरे पास 70 शेयर हैं 1240 पे, बड़ी मुश्किल से 1125 पे आकर वापस हो गया। 2 साल होने वाले हैं होल्ड किए हुए हैं, कब चलेगा? काफ़ी लंबा टाइम हो गया, अब इनका धैर्य जो है ऐसा लग रहा है वो जवाब दे रहा है। जी शिपिंग पे क्या किया जाए मैम? क्या करंट लेवल पे और एवरेजिंग की सलाह रहेगी, दूर रहने की सलाह है, या फिर अभी शांति से होल्ड करने की सलाह रहेगी? 1100 के आसपास कैसे लग रहा है? 100 रुपये 125 रुपये से ज़्यादा का नुकसान पर शेयर इनको हो रहा है। देखिए मैं यही बोलूंगी कि फिलहाल आप इसको होल्ड करो, एवरेजिंग नहीं करना है। फ्रेश बाइंग जब तक वापस से एक बार हो सकता है, वेरी वेरी लाइकली कि 1000 के आसपास ये आए, वहां पर अगर चाहें तो थोड़ा बहुत एड ऑन जरूर कर सकते हैं। बट एट द करंट लेवल 1100 पर फ्रेश बाइंग
या फिर एवरेजिंग इज नॉट सजेस्टेड। ये स्टॉक चलेंगे देखिए, लेकिन इनको टाइम लगेगा, इनका नेचर ही वैसा है। जैसे ही कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई न्यूज आती है किसी भी सेक्टर इंडस्ट्री को लेके, अगर पीएसयू में है वो, तो फिर वो भागने लगते हैं। तो इसके लिए वो फिर से कुछ नया पैकेज कुछ चाहिए, वो न्यूज का पुश इनको चाहिए ही चाहिए। तो आप थोड़ा सा और होल्ड कर लीजिए। अगर आप चाहते ही हैं कि कुछ तो ऐसा हो कि मैं एग्जिट प्लान करूं, 2 साल होल्ड किया है आपने, मैं एग्जिट तो नहीं बोलूंगी आपको, बिकॉज दिस इज द टाइम वेरी लाइकली कि 2 से 3 क्वार्टर में स्टॉक चल पड़ेंगे। तो इतना समय तो और देना बनता है। अगर इस 3 क्वार्टर्स में भी ये नहीं चलते, यानी जून जुलाई के एंड तक भी अगर ये स्टॉक नहीं चलते हैं, तो फिर आप चाहे तो इनमें से एग्जिट प्लान कर सकते हैं, बट चल जाएंगे। थोड़ा सा समय और दीजिए। समय सर थोड़ा और दे दीजिए, क्योंकि अब आप इतने लंबा समय आपने गुजारा है, और यस। इतना लंबा समय गुजारने के बाद अगर नुकसान बुक करेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इतनी ख़राब बनी है स्थिति यहाँ पर, तो होल्ड करने की सलाह है सर अभी आपके लिए, ये राय यहाँ पर दी जा रही है। चलिए अगली टिप्पणी जो है वो लेते हैं अगले दर्शक की, और इनका प्रश्न आया हुआ है अनंत राज को लेकर के। योगेश जी हैं हमारे, योगेश ढोपे जी। योगेश जी जो है अनंत राज को 675 पे इन्होंने बाय किया हुआ है, और 150 क्वांटिटी है, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया है सर अरुण सर, कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 560 के आसपास चल रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? 675 की खरीद है, तो इनको भी 125 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है पर शेयर। कुछ सलाह देंगे इन्हें, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? विपुल जी, मेरा इस स्टॉक पे व्यू बुलिश नहीं है। फिलहाल चार्ट भी नेगेटिव है और स्टॉक शायद ये फ्रेश गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। नो डाउट अभी भी एक बड़ा सपोर्ट है नजदीक में 510 के आसपास, वो भी अभी आप कह सकते हैं 8-9% दूर है। तो फिलहाल फ्रेश खरीदारी वैसे भी ना करें। अगर ले रखा है तो 510 का स्टॉप लॉस लगाएं। किसी भी उछाल पे अगर मैक्सिमम 40-50 रुपए भी अगर ऊपर मिलता है आपको स्टॉक यहाँ से भी, तो एक बार का निकलने की सोचे, और स्टॉप लॉस 510 का जरूर मेंटेन करें। स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य रखें यहाँ पर। अनंत राज के अंदर ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आ रही है, और अगली टिप्पणी है बाटा इंडिया को लेकर के। काफ़ी बातें हुई मतलब कंजम्पशन स्टोरी को ले करके, लेकिन उस तरह की रैली यहाँ पर उस तरह की रही नहीं। बाटा इंडिया पे क्या व्यू रहेगा मैम? हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने 1352 पे लिया हुआ है, सिंह साहब हैं, इनकी आईडी सिंह के नाम से है। कह रहे हैं 1 साल का व्यू है। नाम भी आप लोग लिख दिया कीजिए तो आनंद आए थोड़ा सा। तो अभी 1 साल का व्यू है इनका। क्या टिप्पणी रहेगी मैम आपकी? कि 1352 का आपका लिया हुआ है और अभी खिसक खिसक के ऐसे लेवल पर पहुंच गया जहां से जनरली एक एक बाइंग का व्यू बन जाता है। ओवरसोल्ड हो गया है, प्राइस काफी गिर गया है, बट और गिरेगा। उसका रीजन क्या है कि आज भी इतनी गिरावट के बाद भी ये अपने सेक्टर से दुगने मल्टीपल्स पर है। क्या सिर्फ इतनी ही चीज है जिसको हम कंसिडर करना चाहिए? नहीं, एक और रीजन है कि गिर सकता है, क्योंकि अभी भी इस कंपनी में सेक्टर के दुगने मल्टीपल होने के बाद भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर मैं देखूं तो 72% से ज्यादा का नेगेटिव डिक्लाइन है प्रॉफिट में। तो ये सब चीजें हैं जहां पर इसमें पेन जो है, फंडामेंटल इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो टेक्निकल चार्ट पर फिलहाल इसको उठाने की जरूरत नहीं है। मैं एक आई वुड लाइक टू से दिस, अगर फिलहाल आप निकल सकते हैं तो निकल जाइए। लुक फॉर समथिंग एल्स, जहां पर आपको ये जो समय की जो भरपाई है, अगर आपको इसी से करनी है तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो टाइम है वो यूटिलाइज हो जाए, तो आप दूसरी कोई स्क्रिप्ट को ढूंढ लीजिए। फिलहाल इसमें मुश्किल है, ये और गिर सकता है। चलिए ये बात यहाँ पर है। ओह, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सर, युगांडा से उन्होंने मैसेज भेजा है। तो यहाँ पे अब फ़ोन लाइन पे तो हम उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका सवाल संकेत पांड्या जी हैं। तो पांड्या साहब युगांडा से सवाल भेज रहे हैं क्यूपिड के ऊपर। कह रहे हैं कि मेरा एक सवाल है, क्यूपिड के 100 शेयर हैं 118 पर। कह रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू नाउ? आप बताइए सर। काफ़ी शानदार रैली रही है, धुआंधार रफ्तार रही है, और इन भाई साहब को भी बड़ा ज़बरदस्त जो है यहाँ पर प्रॉफिट भी हो रहा है। क्या कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए सर? रैली तो काफ़ी शानदार रही है, 1 महीने में देखिए आप, मतलब 40-50% चल गया है। क्या करें यहाँ पर? विपुल जी, इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स 380 तक आ सकते हैं, जिस हिसाब से ऑल टाइम हाइस पे है, तो ऐसा कोई बड़ा रेजिस्टेंस तो है नहीं। पर एक्सटेंशन निकालते हैं तो 380 385 तक के टारगेट्स में बन सकते हैं। चूंकि ये काफी इन द मनी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में 302 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। वहां पे भी इनका इन्वेस्टमेंट लगभग 2.5 गुना हो रहा है, क्योंकि 118 पे इन्होंने बाय किया है, तो और 1.5 गुना इनके प्रॉफिट पे जरूर वहां पे जुड़ रहा है। तो 302 इसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें।
और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि ऐसे स्टॉक जब चलते हैं तो काफी अच्छा चलते हैं, पर गिरते हैं जब एग्जिट का मौका भी नहीं देते हैं। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें। नो डाउट कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 302 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जहां तक शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात है, 384 से 389 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। चलिए ठीक है। चलिए हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, विश्वजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। विश्वजीत जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। कैसे हैं सर? बस मजे में। आपकी दुआ है, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो आपकी दुआ है सब। अरे नहीं सर, ये हमारे जो एक्सपर्ट हैं इतना बढ़िया शानदार तरीके का विश्लेषण करते हैं। आ गई, चलिए ठीक है। मैम आप इन तीनों में से कोई बेहतर लग रहा है आपको? और ये सवाल दोनों एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। अरुण सर आपका क्या व्यू है, और अंबाला मैम आपका व्यू क्या है, अगर सर को गाइड कर सके तो। इन तीनों को इन्होंने मोनोपोली स्टॉक्स के रूप में आइडेंटिफाई किया। जी बोलिए मैम। ओके, थैंक्स टू मी। ओके, मुझे लगा अरुण जी के लिए है। ओके, इन्होंने शायद आरती फार्मा बोला है। हाँ हो सकता है आरती फार्मा। जी मैम, वो मतलब मुझे सुनने में हो सकता है थोड़ा। जी आप बता सकते हैं। तो आरती फार्मा देखिए आज 700 रुपए पर है, एंड क्योंकि इनका नजरिया इन्वेस्टिंग का है तो आप इसको आज भी खरीद सकते हैं थोड़ा सा, बट प्लीज बी अवेयर ऑफ कि 650 के आसपास भी एक बार ड्यू टू एनी रीजन हो सकता है आ जाए 1-2 क्वार्टर के अंदर में। अगर आ जाए तो थोड़ा सा एड ऑन करिएगा। हाउएवर फ्रॉम दी होल्डिंग पर्सपेक्टिव रख सकते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको आराम से आज अगर आप रख रहे हैं तो नजरिया ये रखें कि एक साल में ये 850 के भाव को पार करेगा, विच इज अ वेरी गुड मूवमेंट जो आपको मिल सकता है। सो कीप ऑन होल्डिंग। 650 के आसपास आए तो थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिएगा विदाउट एनी फियर। दूसरा स्टॉक इन्होंने दिया है प्रीकॉल लिमिटेड, जो आज 618 पर है। इसमें एड ऑन करने की तो सलाह नहीं होगी, निचले स्तर पर भी आता है तो भी फिलहाल बाय नहीं करना है। जैसा है एज इट इज रख सकते हैं। और अगर आप एक प्रॉफिट में है, आई डोंट नो कि आपकी बाइंग कितने की है। नहीं मैम, ये लेकिन अगर आप इन्होंने स्टॉक आइडेंटिफाई किए, ये जानना चाह रहे हैं अभी हम एंट्री करें कि नहीं 3-4 साल के लिए। ओके, तो आरती फार्मा में तो आप कर सकते हैं, 650 पर थोड़ा बहुत एड ऑन करना होगा। प्रीकॉल लिमिटेड में 618 पर है, अभी मत करिए, इसमें 580 के आसपास कीजिएगा तब आप खरीद सकते हैं। एंड जिंदल स्टील की अगर मैं बात करूं तो जिंदल स्टील अभी 1036 पर है। ज्यादा नहीं लेकिन 1000 के आसपास ये आ जाएगा। वैसे आपका नजरिया 3-4 साल का है तो 1036 और 1000 में कोई खास फर्क है नहीं, तो आप आज भी बाय कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चाहे तो 1000 के आसपास भी। एंड स्टॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने स्टॉक्स जो आइडेंटिफाई किए हैं अच्छे हैं। सिर्फ प्रीकॉल लिमिटेड जो है थोड़ा सा भी ओवरबॉट है, उसमें रुक करके बाय करें। सर आप अरुण सर आपकी राय क्या है? आप सहमत हैं? आपका कुछ अलग व्यू पॉइंट है, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो विश्वजीत जी हैं, उनको एक व्यू मिल सके ताकि वो अपनी कॉल ले सकें। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरा मोरलेस सेम व्यू है, पर जिंदल स्टील मेरा फेवरेट पिक रहेगा। अगर तीनों में से ही कंपेयर करते हैं या फिर पिक करना चाहते हैं तो जिंदल स्टील जो है मेजरली डोमेस्टिक स्टील कंजम्पशन को ज्यादा सपोर्ट करता है, जो कि इंडिया में आप मान सकते हैं। तो मुझे लगा इसमें करेक्शन आता है तो जरूर बाई करना चाहिए। बेस्ट लेवल जो रहेगा वो 980,000 के बीच में मिलता है, तो जिंदल स्टील को बाई करके चलना चाहिए। सिमिलर व्यू मेरा प्रीकॉल में भी है। प्रीकॉल भी ओवरऑल चार्ट काफी अच्छा है, कंपनी भी काफी मजबूत है। 580-590 पे इसका ब्रेकआउट था, धीरे धीरे वो ब्रेकआउट रिटेस्ट करने के लिए स्टॉक नीचे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर तीनों में से रैंकिंग देना चाहे तो जिंदल स्टील पहला रहेगा, प्रीकॉल दूसरा रहेगा, आरती फार्मा फिलहाल मुझे लग रहा है अगर तीनों में कंपेयर करते हैं तो थर्ड पे रख सकते हैं। स्टिल अगर कोई बाय करना चाहता है इन तीनों में से तो जिंदल स्टील एक फेवरेट पिक रहे। ठीक है सर। चलिए अगली टिप्पणी जो है लेते हैं, और अगले सवाल के लिए हमारे पास आए हुए हैं मैम, जरा सुजलॉन एनर्जी पर आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हुई हैं। सैम मुखर्जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी क्या करना चाहिए? सुजलॉन को लेकर के क्या व्यू है? थोड़ा सा सुबह एक रिकवरी आ रही थी, फिर लाल निशान में फिसला है, ये एक रेंज में फंस गया है काफ़ी लंबे समय से। अभी क्या करें? देखिए सुजलॉन इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है, और मैंने पिछली बार जब ये 54 पे था तब भी बोला था कि 49-50 के आसपास हो सकता है आएगा, और वेरी लाइकली कि आएगा ये। तो अगर आप सिर्फ एक इन्वेस्टर हैं तो आप इसको धीरे धीरे खरीदो। मतलब ये इतना
मतलब इतना बुरा किया। ये बुरा स्टॉक नहीं है, चल नहीं रहा है, लेकिन समय आएगा इसका और ये चलेगा। सो इन्वेस्टर्स धीरे धीरे ही सही, आप इसको 50 रुपए तक के भाव पर एक एवरेज प्राइस लाने की कोशिश करिए कि आपका एक एवरेज प्राइस जो है 50 रुपए का हो जाए। बट जस्ट कीप इन माइंड कि आज से हम खड़े हैं 2025 के लगभग एंड हो चुका है, तो आज से लगभग 2027 तक का आपका व्यू रखो और ये चल जाएगा। मतलब जब ये चलेगा तो ये व्यू भी बहुत फास्ट इसमें मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज है। फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन के वाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर कॉन्फिडेंस है किसी भी स्टॉक को आप, और इंडस्ट्री डुओपोली कंपनी है, तो आप इसमें इन्वेस्टर के उस थीम से रहिए ताकि आपका पैसा बन सके। डरने की जरूरत नहीं है, 50 रुपए का एवरेज प्राइस लाने की कोशिश करिए बस आपका। ठीक है, ये बात तो यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच पांडुरंगा जी हमारे एक दर्शक हैं। पांडुरंगा साहब क्या सवाल मिधानी को लेकर के लिए हैं। 371 पे बाय किया हुआ है अरुण सर, और ये जानना चाह रहे हैं कि मैं 1 साल तक इसे रखना चाहता हूँ। एक और हमारे दर्शक हैं जिनका डेटा पैटर्न को लेकर के सवाल है। तो डिफेंस पे आज काफ़ी क्वेरीज हैं, कल थोड़ी सी रिकवरी भी थी। खबरें अभी भी लगातार चल रही हैं। 4 तारीख को आ रहे हैं पुतिन साहब, कहा जा रहा है डिफेंस को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है। डेटा पैटर्न प्राइवेट में और एक मिधानी, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। विपुल जी, मिधानी का चार्ट देखें तो एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास है। इसका फिबोनाची में लेवल्स अभी निकाल रहा था 312 से 300 के आसपास। गोल्डन रेशियो का रिसेंट जो अपमूव आया है उसका एक सपोर्ट है। तो मिधानी में अगर इन्होंने ले रखा है तो 299 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे। मोमेंटम अभी फिजल आउट है, कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। 299 का स्टॉप लॉस लगाए, उसके नीचे जाएगा देन रिकवरी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो फिलहाल बने रहे और 299 का स्टॉप लॉस लगाए। दूसरा स्टॉक कौन सा पूछा विपुल जी इन्होंने? डेटा पैटर्न डिफेंस की एक और कंपनी। आज 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? विपुल जी, इसको नीचे में बाई करना चाहिए। ओवरऑल चार्ट मजबूत है इसका। नीचे में मुझे लग रहा है एक बार 2780 तक शायद स्टॉक आ सकता है। तो फिलहाल खरीदारी ना करें, अगर लेना है तो 2780 के पास बाई करके रखें। बाई करने की कोशिश करें, वो एक अच्छा लेवल रहेगा। और साथ ही विपुल जी, मेरा एक पिक आज डिफेंस से भी है और एक कैपिटल गुड्स से है। अगर आप कहोगे तो मैं दोनों शेयर। अरे सर, बिल्कुल सर, ये मतलब बिल्कुल बताइए सर। जी सर। विपुल जी, मेरा एक पिक है अपोलो माइक्रो सिस्टम, 277-78 के आसपास चल रहा है। विपुल जी, आजकल रिकमेंडेशंस थोड़ी कम रहती है क्योंकि मार्केट में ड्रेन आउट काफी ज्यादा है। स्टिल 1-2 रिकमेंडेशंस मैंने स्क्रीन करके लाया है, वो है अपोलो माइक्रो। 272 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें विपुल जी। 290 तक का टारगेट रहेगा। इसको हमने कुछ ही देर पहले रिकमेंड भी किया है, तो वो डिस्क्लेमर रहेगा। ये स्टॉक मुझे लग रहा है 50 और 20 दोनों पे मूविंग एवरेजेस के ऊपर जस्ट निकला है और मिडिल ऑफ द बैंड के ऊपर भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा मोमेंटम रहना चाहिए। 290 से 92 का टारगेट रहेगा। 272 का स्टॉप लॉस है। और एक विपुल जी, दूसरा स्टॉक मेरा एक ब्रेकआउट वाला स्टॉक है। यूजुअली मैं नीचे वाले स्टॉक्स देने की कोशिश करता हूँ। स्टिल ब्रेकआउट मुझे सीमेंस में नजर आ रहा है। 3366 के आसपास चल रहा है। इसमें मल्टी मंथ ब्रेकआउट है और एक फ्लैट ब्रेकआउट के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। ये भी हमने कुछ ही देर पहले रिकमेंड किया है, तो इसको भी एज ए डिस्क्लेमर रहे। 3300 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 3460 तक के टारगेट्स सीमेंस में आ सकते हैं। तो विपुल जी, दोनों ही स्टॉक 4 से 5 दिन का है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 4 से 5 दिन में अगर स्टॉप लॉस टारगेट नहीं भी आता है या बीच में भी स्टॉक रह जाता है तो अपनी पोजीशन से एग्जिट लें। सर, इसका जरा सीमेंस का स्टॉप लॉस एक बार रिपीट कर देंगे सर जरा। 3300 का स्टॉप लॉस है विपुल जी। 3365 के आसपास चल रहा है। हाँ, और 3450 का टारगेट 3450। ठीक है, चलिए इन दोनों को एक एक करके जरा हम चार्ट पे लेकर के आते हैं, दिखा देते हैं और दर्शकों को नोट डाउन करवा देते हैं। अपोलो माइक्रो आज का पहला स्टॉक है परुण जी की तरफ से, जहां पर 272 रुपये, 272 का एक स्टॉप लॉस लगाए और 290 के टारगेट के लिए। सर, ये क्या 1 हफ्ते, 10 दिन, क्या फिर 1 महीना, क्या टारगेट टाइम फ्रेम बता देंगे थोड़ा सा? विपुल जी, सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशंस, 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन। मतलब आज हमने दिया है तो आज ट्यूसडे है, तो आप मंडे तक मैक्स लेके चल सकते हैं। मंडे तक अगर स्टॉप लॉस टारगेट नहीं आता है, स्टॉक अगर बीच में भी रह जाता है, तो भी अपनी पोजीशन से एग्जिट लें। चलिए, तो 4 से 5 दिन के लिए मंडे तक के लिए एक ट्रेड निकल करके आया है। 278 के आसपास चल रहा है। 6 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए 272 पे
और टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 290 रुपए का। 290 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करें। ये है अपोलो माइक्रो। दूसरा सीमेंस आपकी स्क्रीन पर आ गया है, 3450 का यहाँ पे टारगेट दिया गया है, बिल्कुल एकदम इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ ब्रेकआउट स्टॉक। और यहाँ पर भी 3300 3300 का 67 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस दिया गया है। ये भी सर उसी टाइम फ्रेम में बिल्कुल बिल्कुल जी, अगर आना रहेगा, अगर स्टॉक का मोमेंटम जिस हिसाब से 2 दिन में टारगेट आ जाना चाहिए, वरना मैक्स टू मैक्स मंडे तक आपको एग्जिट करना, मंडे तक एग्जिट कर लेना। चलिए, तो यहाँ पर दोनों टारगेट और स्टॉप लॉस की बात हो गई। 3300 का स्टॉप लॉस सीमेंस में, 3300 का अपोलो में, 290 का टारगेट, 272 का स्टॉप लॉस। तो ये दोनों पे रखिए आप नज़रें। और ये देखिए आ गए स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको 290 का टारगेट और 272 का स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे बातचीत कर लेते हैं। अगला सवाल, एक मैम जरा लेटेंट व्यू देख लीजिए फटाफट। हमारे एक दर्शक हैं राहुल जी, कह रहे हैं विपुल आप मैसेज क्यों नहीं देख रहे हो, कब से सेंड कर रहा हूँ। सर देख रहा हूँ, आप कितने मैसेज आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, छूट जाते हैं सर कई बार। चलिए ठीक है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। लेटेंट व्यू कह रहे हैं अभी लॉस हो रहा है, 495 पे इन्होंने लिया हुआ है लेटेंट व्यू को। मैम कह रहे हैं अभी क्या करूं, एग्जिट करूं, और कह रहे हैं कि ये 550 तक कब तक आएगा, इसका रिव्यू कर दीजिए। तो इन्होंने अपना एक टारगेट भी सेट करके रखा है। मैम क्या सलाह रहेगी? देखिए, पहले तो मैं एक डिस्क्लोजर दे देती हूँ। अभी जो सीमेंस अरुण जी ने सजेस्ट किया वो मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। बहुत शानदार। तो हमारे दोनों लोगों की मतलब जो है यहाँ पर सीमेंस पे जो है एक साथ तो दो एक्सपर्ट मिलके बोल रहे हैं, तो यहाँ पे तेजी तो आनी चाहिए जी। तो मैं यस, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में और अच्छे थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही है, मतलब बॉटम बाइंग ही करने की कोशिश की थी। तो आई मीन दैट्स व्हाट। वेल, लेटेंट व्यू देखिए, अभी आपने 535 का कुछ भाव बोला कि कब तक आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे पहले ही आपको 430 तक आएगा एक बार। 430-35 तक तो आएगा एक बार। सो यू गॉट टू डिसाइड एक्चुअली, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगले 1.5 महीने तक ये स्टॉक आपको 485 और 430 इसी रेंज में ये ट्रेड करने वाला है। सो अंटिल अनलेस इसमें 495 का ब्रेकआउट नहीं होता, जिसमें कि टाइम लगेगा, तो ये हम टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। सो सिंपल वे में अगर बात करूं तो आप इसको मैक्सिमम 3 महीने का टाइम दे सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका मेंटेन करें, एक बहुत ही इन्वेस्टिंग वाला स्टॉप लॉस में दे रही हूँ, उसके नीचे गया तो छोड़ देना है। 200 दिन का मूविंग एवरेज इस स्टॉक में सपोर्ट पाना चाहिए, इसका जो प्राइस है इस सब चीजों को देख करके। तो एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिए लगभग 420 का 420 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर इसके नीचे भी सरक जाता है दैट्स नॉट योर, फिर आप निकल जाइए और मैक्सिमम 3 महीने का समय दीजिए। 3 महीने इसलिए ताकि आपकी वही कैपिटल आप किसी अच्छे स्विंग में यूज कर सके। ठीक, चलिए ये बात है। चलिए हमारे साथ अब अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, हिमांशु जी। हिमांशु जी नमस्कार। हिमांशु जी नमस्कार, कहाँ चले गए हिमांशु जी? हाँ, चला एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिए, तब तक हम इनका सवाल ले लेते हैं जो इन्होंने हमें व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। इनका प्रश्न आया हुआ है एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के, 97 पे लिया हुआ है 310 शेयर। सर ये पूरा मतलब ये पावर पैक ने बहुत निराश कर दिया, मतलब लोग 1.5 साल हो गए लोगों को होल्ड करते हुए, भाव नहीं आ रहे हैं, वो एनएचपीसी हो, इरडा हो, एनटीपीसी हो, एनटीपीसी ग्रीन पे इनका सवाल है। क्या राय रहेगी सर, ऐसा क्या हो गया इस सेक्टर को, किसकी नज़र लगी है? चलिए हिमांशु जी जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? सर बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया रहिए, और हम तो यही चाहेंगे और बढ़िया हो जाइए और पोर्टफोलियो आपका चमकता दमकता रहे। और आजमगढ़ से बोल रहे हैं आप? जी जी सर। बहुत शानदार। कैसे लग रहा है प्रोग्राम सर आपको? बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन। चलिए ठीक है, अपने दोस्तों यारों को भी रिकमेंड कीजिए और बताइए क्या प्रश्न है आपका। प्रश्न वैसे हमने डिस्कस कर लिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं एनटीपीसी ग्रीन? अरे सर हम तो सर उसमें और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं सर। अच्छा, और खरीदना चाह रहे हैं? अच्छा, और खरीदेंगे तब कितने दिन तक होल्ड करेंगे? सर हम सर 3-4 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या लंबी अवधि के लिए एनटीपीसी ग्रीन सही शेयर है या नहीं? अरुण सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 3-4 साल होल्ड कर सकते हैं, पर ये जो सेक्टर है और ये जो शेयर है, क्या उसमें और पैसे लगाने लायक है? आपकी टिप्पणी। बिल्कुल जी, चार्ट देखे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ मोमेंटम फिलहाल आएगा, पर कंपनी काफी अच्छी है, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं आईपीओ जब इसका आया था जब से ट्रैक कर रहा हूँ, और ये स्टॉक ने कोई अच्छे रिटर्न्स बना के दिए भी नहीं है। काफी लोगों के ऊपर की बाइंग भी है, ये भी काफी क्वेरीज आती है।
पर लॉन्ग टर्म नजरिया में इसको डिप में बाई करना चाहिए। काफी अच्छे इन्होंने प्लांट्स अभी इंटीग्रेट किए हैं और काफी अच्छे वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी ये काम कर रहे हैं, जो इस कंपनी को मैं थोड़ा क्लीनली ट्रैक भी कर रहा हूँ। तो अगर इसमें गिरावट आती है तो बाई करना चाहिए। चार्ट पे ऐसा कोई लेवल नहीं है विपुल जी, चार्ट तो फिलहाल के लिए वीक है, पर स्टिल अगर नीचे के सपोर्ट लेवल्स निकालते हैं तो 87 से 90 के बीच में मिलता है, तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा स्टॉक को एक्यूमुलेशन करने के लिए। पर कोई ऐसा फास्ट मूव स्टॉक में आएगा नहीं, ये चीज ये मान के चले। पर चूंकि ये ऐड करना चाहते हैं तो 87-90 के बीच में मिलता है, तो वहां पे ऐड करके चल सकते चलिए, तो ये राय आपके लिए है सर। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक और हैं जो है, जिन्होंने प्रश्न अपना भेजा हुआ है। अगले टिप्पणी जो है मैं चाहूँगा, मैम जरा वोडाफोन के बारे में जानकारी दीजिए। इसको अभी खबरों के खेल में भी हम डिस्कस करेंगे, तब हम अरुण सर का व्यू लेंगे। अभी आपका व्यू ले लेते हैं। वोडाफोन पे काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, आज खबर है यहाँ पर, और टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि साल के अंत तक जो है इस रिलीफ रैली के बाद रिलीफ को लेकर के कुछ फैसला होगा। अब वो रिलीफ कितना होगा, क्या होगा, अब वो अगर अगले 1-2 हफ्ते में फैसला आना है तो ये एक बड़ी खबर बन गई है फिलहाल के लिए। आपके लिए आपकी तरफ से टिप्पणी क्या होगी? 0.25% की आज तेज़ी है, 10 रुपये 10 पैसे के आसपास। क्या करना चाहिए वोडाफोन में? 9.5 रुपए पर बाय करना चाहिए। तो वेट फॉर दैट प्राइस, क्योंकि मैं फिर से वही बोलूंगी, 9 रुपए से 9.5, तो पहले 9.5 रुपए ही आने वाला है। एक्सक्यूज मी। तो 9.5 का वेट करिए और फिर वहां पर एक फ्रेश बैंक का व्यू बना सकते हैं। न्यूज ड्रिवन स्टॉक है, आप इसको लिमिटेड एक्सपोजर से बाय कर सकते हैं, बट वेट फॉर द प्राइस। 9.5 रुपए पर हम इसे वापस से बैंक का व्यू बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा, पिछली बार मैंने 7.50 बोला था, लेकिन इस बार 8 रुपए का स्टॉप लॉस विल वर्क। सो 8 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको होल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं 9.5 रुपए पर। टारगेट वही होंगे 11, 12, 14। जिनके पास है वो क्या करें? होल्ड करिए। 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो गया है। चलिए, एक सर जरा तनु जी का सवाल है। तनु जी कह रही हैं कि सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस से बात हो गई ना? हाँ, बात हो गई है। और भी सवाल आ रहे हैं, जिस दिन खबर रहती है उस दिन काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ लोगों की रहती हैं। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे सवाल भेजा था और उनसे संपर्क शायद नहीं हो पाया, और डिफेंस को लेकर के उनकी सलाह जो है वो जानना चाह रहे हैं। वैभव राठौर साहब हैं और कह रहे हैं कि HL को लेकर के सर वो उन्होंने 4100 में लिया हुआ है और BEL उन्होंने 400 में लिया हुआ है। अब वो जानना ये चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आपका मेंबर भी हूँ। थैंक यू सर वैभव साहब। और कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा और एक्यूमुलेट कर लें क्या? 10 साल का व्यू है, अरे बाप रे। खैर ऐसे लोग कम मिलते हैं कि 10 साल का व्यू लेकर के आए। अरुण सर, क्या टिप्पणी रहेगी इन दोनों पे? विपुल जी, 10 साल में तो स्टॉक काफी साइकिल्स अपने ग्रोथ के, डी ग्रोथ के सब कुछ देखेगा, तो 10 साल पे टिप्पणी करना मुश्किल है। पर जहां तक चार्ट स्टॉक की बात है, फंडामेंटल्स की बात है, टेक्निकल्स की बात है, सभी पॉजिटिव है। HL में थोड़ी दिक्कत बीच में आई थी, जो भी वो एक दुखद दुर्घटना जो हुई थी दुबई में एयर शो में, उसके बाद थोड़ी बहुत दिक्कतें फंडामेंटल्स के ऊपर काफी लोगों ने कहा कि क्या ये आगे जो एयरक्राफ्ट से अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसे हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। अभी भी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस इंडिया में डिफेंस एयरक्राफ्ट में HAL का है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें शॉर्ट टर्म आ सकती है विपुल जी, पर दोनों में मेरा व्यू पॉजिटिव है। मेजर करेक्शन जब भी आया, जैसे अभी तेजस की न्यूज आई, स्टॉक गिरा, तो वो एक अच्छा लेवल रहता है बाई करने के लिए। BEL में ऐसे अगर आगे कोई कभी रिजल्ट खराब आता है या कभी कोई दिक्कत आती है, मेजर करेक्शंस आते हैं, तब इन स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म स्टोरी मुझे जितना स्टॉक को हम लोग ट्रैक करते हैं, नेक्स्ट 5 साल तक इनमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल तक की ऑर्डर बुक इनके पास है, तो नेक्स्ट 5 साल तक मुझे लग रहा है कि कंपनी ग्रोथ करती रहेगी। पर 10 साल तक या फिर आप कह सकते हैं कोई टारगेट प्राइस देना मुश्किल है। लॉन्ग टर्म में मेरा स्टॉक पे व्यू पॉजिटिव है, हर गिरावट पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइए, ये अब जो बड़ी सुरसुराहट और सुगबुगाहट चल रही है पुतिन साहब के आने को लेकर के, उसको ध्यान में रखते हुए क्या कुछ करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ठीक है वो जब होगा क्या नहीं होगा उसको छोड़ करके लेवल्स पे फोकस करना चाहिए, इवेंट पे नहीं? आपका कोई व्यू है डिफेंस को लेकर के और पुतिन साहब के आने को लेकर के, इन दो को मिला के अगर कुछ करना चाहे तो? विपुल जी, लेवल्स को ही फॉलो करें। रशिया से हमारा पुराना डिफेंस कोलैबोरेशन है, तो वो कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ी बहुत एक्सटेंशंस हो सकती है, ड्रोन्स में हो सकती है, S-400 S-600 जो भी हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर हो सकती है। थोड़ी बहुत नो हाउ शेयरिंग पे बात हो सकती है। ये सब चीजें हम पहले भी रशिया से करते आ रहे हैं, पर एक सेंटिमेंटली बूस्टर होता है जब भी कोई ऐसा प्रेसिडेंट आता है जिससे हमारा डिफेंस के कोलैबोरेशन है, जिनसे हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं,
देन एक पॉजिटिव मोमेंटम सेक्टर में जरूर देखने को मिलता है। पर जहां तक स्टॉक्स की बात है विपुल जी, बेटर लेवल्स के साथ ही ट्रेड करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ना कि कोई न्यूज के एक्सपेक्टेशन पे, या ना कोई अपन जो हम कहते हैं एक न्यूज आने की जो हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं उस पर ट्रेड करने के बजाय, जब भी स्टॉक्स में मोमेंटम आता है या जब भी अच्छे भाव पे स्टॉक मिलते हैं उनमें ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर है। चलिए ठीक है सर। मैम आपका व्यू क्या होगा अभी जो है डिफेंस को लेकर के? काफ़ी क्यूरियोसिटी, क्योंकि सवाल मैं देख रहा हूँ। अभी हम लोग अपोलो माइक्रो डिस्कस कर लिया, बीएल डिस्कस कर लिया, एचएल डिस्कस कर लिया, एक पारस डिफेंस पे आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। आपके साथ पोर्टफोलियो में भी है, आपने एक बार बताया था, तो क्या अभी होल्ड करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए? और इस इवेंट को लेकर के कहीं डिफेंस में कुछ अच्छा दिख रहा है आपको इन 3 शेयरों के अलावा? जी देखिए, सबको अपना बच्चा अच्छा लगता है। तो मेरे पास तो पारस है एंड आई लाइक दिस स्टॉक। और दूसरा एक स्टॉक होता है आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज भी आज के डेट में अगर गिरावट पर है तो इसको मतलब इन्वेस्टर ही, लेकिन ट्रेडर नहीं, क्योंकि और थोड़ा सरक सकता है। बट 400 के आसपास इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। बाकी आइडिया फोर्ज, पारस, ये दो ऐसे स्टॉक हैं जो कि उड़ान वाले सेगमेंट को या फिर फ्लाइंग सेगमेंट को हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो फिर आप इन स्टॉक्स में डिप में बाय करिए, ये निराश नहीं करेंगे इन्वेस्टर को 2-3 साल के अंदर में। सो आई फील कि ये स्टॉक अच्छे चल सकते हैं। बाकी अगर आपको एक हैवी एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो, फिलहाल ये 2 स्टॉक अच्छे हैं विपुल जी। बाकी हाँ। एक एचएएल को आप पकड़ सकते हैं, लेकिन एचएएल थोड़ा सा और गिरेगा, तो एचएएल को 4,300 के आसपास खरीदे तो ज्यादा अच्छा भाव मिल सकता है। तो मेरा फिलहाल फोकस इन 3 स्टॉक्स पर है, बट एचएएल मैं इसको ट्रैक कर रही हूँ फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, एंड ज्यादा कन्वीनियंट जो प्राइस होगा वो 4,300 का होगा, और अभी ये 4,500 के आसपास में है। ठीक है मैम। और इस बीच जो है कुश गुप्ता जी हैं, कुश जी कह रहे हैं सर सीडीएसएल में तो पॉजिटिव खबर थी, फिर ये नीचे गिर गया, इसमें कोई न्यूज़ आ गई क्या? चला भी अच्छे हैं ये सब शेयर। सर ये कैपिटल मार्केट पे आपका व्यू जानना चाहेंगे थीम को लेकर के। और मैम आप ग्रो निकाल के रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात यहाँ तक कम से कम हम रात को 8 बजे जब अपलोड करें, बड़ी संख्या में दर्शकों से देखते हैं तो उनको एक व्यू मिल जाए। इसको लेकर के बड़ी क्वेरीज हैं सर, कैपिटल मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटी है ग्रुप को लेकर के? सीडीएसएल, बीएससी, एनएसडीएल, क्या व्यू है सर आपका? पहले तो सीडीएसएल पे हमारे दर्शक का सवाल है, तो उस पर भी, उसके साथ साथ इस थीम पर आपका व्यू। विपुल जी, लॉन्ग टर्म स्टोरीज काफी अच्छी है, पर इन सभी स्टॉक्स में मुझे लग रहा है बीएससी अगेन अच्छा करता रहेगा। जैसे जैसे मार्केट्स अच्छे स्केल ऊपर की तरफ बढ़ेगा, बीएससी में आपको वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही कुछ कुछ मुझे लग रहा है जो ऑप्शंस की एक्सपायरी सेंसेक्स की हो रही है, उनमें भी काफी अच्छा ट्रैक्शन लोगों का नजर आ रहा है, तो वहां पे भी मुझे लग रहा है वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो बीएससी काफी अच्छा करेगा। सीडीएसएल भी मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म बेट में काफी अच्छा है। नो डाउट चार्ट में ऐसी कोई पॉजिटिविटी नहीं है, चार्ट में ऐसा नजर आ रहा है कि स्टॉक यहाँ से हो सकता है 1500 से 1520 तक भी आता हुआ नजर आए, तो वो एक थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। इसी स्पेस में एमसीएक्स मुझे लग रहा है उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे विपुल जी, क्योंकि जिस हिसाब से सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम सभी में मोमेंटम है, तो वहां पे मुझे लग रहा है एमसीएक्स में अच्छा मोमेंटम आएगा। तो गोल्ड सिल्वर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, एमसीएक्स से वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे, तो एमसीएक्स बीएससी ये दो मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म करते हुए नजर। चलिए एमसीएक्स और बीएससी, हालांकि एमसीएक्स में काफ़ी रैली आ चुकी है, लेकिन अभी भी आउट परफॉर्म की उम्मीदें जो है वो अरुण सर को लग रही है। मैम ग्रो पे आपसे मैं जानना चाह रहा था। जी मैम। ग्रो देखिए अभी भी 150-60 के पास में ही है। अगर किसी को खरीदना है तो 120 रुपए का स्टॉप लॉस और खरीदार बन सकते हैं। टारगेट 185 से 210, 240 तक के होंगे। कीप योर एक्सपोजर लिमिटेड, क्योंकि टारगेट्स भी बड़े हैं एंड स्टॉप लॉस भी कंपैरेटिवली स्विंग ट्रेड के हिसाब से बड़ा ही है। चलिए ठीक है। इस बीच शशि चौहान जी हैं, कह रही हैं ऑटो पे कैसे करें, डर रही हूँ कहीं पैसे अधिक ना कट जाए। क्या अपने आप पैसे कट जाएंगे? अपने आप मतलब मैं सवाल मैम समझ नहीं पाया। हाँ, भविष्य में एक बात तो है, हम लोग भी कई सारे चीज़ों के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, तो वो हर मंथ जो है ना, वो जो भी अमाउंट आप मान लीजिए कि आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया तो हर महीने वो कटते रहते हैं, तो ये बात तो है मैम। तो आप देख लीजिए, घर पे एक बार बातचीत करके जहाँ कहीं भी पेमेंट करना चाह रही हो कर सकती हैं। और मुझे समझ में नहीं आया कि ये कहाँ करना चाह रही हैं, हमारे यहाँ करना चाह रही हैं तो बहुत अच्छी बात है मैम। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी को लेते हैं, और ये अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो जरा अंबाला जी कुछ कहना चाह रही जी मैम। हाँ, एक स्टॉक, एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है बीएसटी इंडस्ट्रीज में। तो बीएसटी इंडस्ट्रीज अभी 253 पर है
मोस्ट लाइकली कल भी ये आपको 245 और 255 इसी रेंज में मिलने वाला है अगले 1-2 दिन। तो ये एक स्विंग ट्रेड है। यहाँ से इस रेंज की बाइंग करके हम यहाँ पर आराम से 270, 285 एंड 300 ये टारगेट्स को चेस कर सकते हैं। रिस्क एक्सट्रीमली लो है। हमारा स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रखेंगे सिर्फ 234 का, और यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट बनता है। 1 से 2 महीने का ही व्यू है जी। इसको मैम टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए, क्या बताया आपने? 270, 285 एंड 300। अच्छा, ठीक है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।